हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि पाली या धाम्य लिपि क्यों ज़्यादा पुरानी है संस्कृत भाषा से। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको नई जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज कुछ लोगों द्वारा दावा किया जाता है कि शासकों द्वारा लिखा गया जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में है। ऐसी जानकारी मिलने से आज कोई भी पाठक दिग्भ्रमित हो जाते हैं। सही बात है, लोग दिग्भ्रमित क्यों नहीं होगी। आखिर कोई जानकार लेखक जो लिख रहा है, लेकिन वह जानकार धूर्त है। यह थोड़े किसी को मालूम है कि वास्तविकता यह है कि संस्कृत भाषा का कोई लेख जब भी लिखा जाएगा तो वह देवनागरी लिपि में ही लिखा जाएगा, नहीं तो वह संस्कृत का प्रारूप नहीं बन सकता है। संस्कृत लिखने के लिए हलंत, विसर्ग, चंद्रबिंदु और धाम्य लिपि अर्थात ब्राह्मी लिपि के स्वर व्यंजन से कुछ अधिक स्वर व्यंजन की आवश्यकता होगी। बिना हलंत, विसर्ग, चंद्रबिंदु के संस्कृत नहीं लिखी जा सकती, देवनागरी में ही लिखी जाएगी। और अब कोई यह बताए कि जूनागढ़ अभिलेख देवनागरी लिपि में लिखी है। पूरे विश्व में देवनागरी लिपि है जिसके द्वारा संस्कृत का लेखन संभव हो पाया है। ऐसे जोड़ तोड़ और मजबूरी में अब रोमन लिपि में भी संस्कृत लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन क्या उसको पढ़ने से वह संस्कृत भाषा की संपूर्ण ध्वनि का रूप ले पाएगा, यह प्रश्न पैदा होता है। फिर उस धाम्य लिपि में लिखा जूनागढ़ अभिलेख को संस्कृत होने का खोखला दावा क्यों किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि शक शासक द्वारा जूनागढ़ अभिलेख धाम्य लिपि में लिखा गया था। आज थोड़े बहुत जानकार लोगों को ही पता है कि धाम्य लिपि के वर्णमाला में हलंत, विसर्ग, चंद्रबिंदु सहित नागरी लिपि वाले स्वर री, ओ और शा, अंसरा, त्रा और ज्ञा जैसे व्यंजन नहीं है, जो कि संस्कृत के लेखन में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। फिर ब्रह्मवंशी लेखक समूह के लोगों द्वारा जूनागढ़ अभिलेख को या किसी भी काल में लिखित धाम्य लिपि के अभिलेख को संस्कृत का अभिलेख कहकर लोगों को दिग्भ्रमित करना कितना सही है, यह सवाल पैदा होता है। फिर तथाकथित ऐसे लेखकों को कलम कसाई की उपाधि देना किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं होगा। आज कोई भी शक और कुषाण सहित अन्य यवन शासकों द्वारा लिखित अभिलेख देख सकता है। इसके बाद ब्रह्मवंशियों द्वारा भाषा का दुष्प्रचार गुप्त काल के बारे में हमेशा किया जाता है कि गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी। पुनः कह रहा हूं कि संस्कृत का लेखन कार्य किसी भी लिपि द्वारा तभी संभव होगा जब उस लिपि के वर्णमाला में चंद्रबिंदु, हलंत, विसर्ग होगा। अगर ऐसा निशान नहीं होगा तो समझे कि उस लिपि द्वारा संस्कृत लिखा हुआ नहीं है, बल्कि संस्कृत के नाम पर धोखा है। मौर्य काल की सम्यक भाषा लिपि में कुछ स्वर व्यंजन नहीं था। गुप्त काल तक में भाषा लिपि के विकास क्रम में उसका निर्माण हो गया था, जैसे शा और शा। फिर भी गुप्त काल में संस्कृत भाषा का निर्माण
नहीं हुआ था। संस्कृत लिखने हेतु देवनागरी लिपि की आवश्यकता होती है। गुप्त काल के समय में कई शिक्षण संस्थान शिक्षा के उत्तम शिखर पर थे, जिसमें भाषा लिपि सहित धर्म और अध्यात्म पर शोध होते रहता था। उस समय तक देश की भाषा लिपि का भी काफी विकास हो गया। उसी समय भाषा लिपि विकास क्रम का पहला साक्ष्य 9वीं शताब्दी के आसपास नालंदा विश्वविद्यालय के प्रांगण से खुदाई में गुप्त काल, वर्धन काल और पाल वंश के समय का मिट्टी का शील मिला है। गुप्त काल की शील पर लिखित धम्म लिपि है, लेकिन लिपि के विकास क्रम में वह लिपि की लिखावट थोड़ी घुमावदार हो गई थी। दूसरी जो सील मिली वह सील 9वीं शताब्दी के आसपास की थी, परंतु उसकी लिखावट देवनागरी लिपि की है। लेकिन यह देवनागरी लिपि का व्यंजन अभी पूर्ण अपने स्वरूप में नहीं आया था। आप लोग भी इस स्वरूप को सील पर देख सकते हैं। लिखा है श्री नालंदा महाविहार, लेकिन इसमें हा वर्णमाला का जिस रूप में उपयोग किया गया है वह अभी भी धाम्य लिपि वाली वर्णमाला की लिखावट के मूल स्वरूप में ही है। इसका अर्थ है कि धाम्य लिपि से देवनागरी लिपि का स्थानांतरण का कार्यक्रम जारी था। फिर भी ब्रह्मवंशी समुदाय के तथाकथित विद्वान लेखकगण बिना देवनागरी लिपि के बने संस्कृत भाषा को गुप्त काल या उससे पूर्व काल में दिखाते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाने लगते। ऐतिहासिक काल के उत्खनन से प्राप्त सभी लेखों को पढ़ने का काम अंग्रेजी विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने किया था। उन्होंने भाषा के साथ साथ लिपि के वर्णमाला की विकास की भी बेहतर तालिका एक टेबल बनाई थी, जिसको आप देख सकते हैं, और किस प्रकार से भाषा का लिपि का विकास हुआ आप लोग देख सकते हैं इस टेबल को कि किस समय पर कौन सा अक्षर कैसा लिखा जाता। ऐसे आजकल काफी लोग हैं जो पाल वंश से पूर्व संस्कृत भाषा के जन्मजात की बात बताते हैं। वैसे लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि बिना देवनागरी लिपि के संस्कृत भाषा वाले शब्द का लिखा जाना संभव नहीं है। अतः ग्रंथों के श्लोक तो दूर की कोणी है। जैसे कृष्ण, विक्रमादित्य, धर्म, प्रिय, चंद्रगुप्त जैसे शब्दों की जगह पर पाल वंश के पूर्व कसन, बेकमादत्त, धम्म, पीय, चंद्रगुप्त लिखा जाता था, जिसका प्रमाण मैं दे रहा हूं। आप लोग खुद इन शिलालेखों को पढ़िए और खुद समझिए कि किस प्रकार से यह लिखा गया है। क्या आपको कोई लगता है कि यह संस्कृत का शिलालेख है? फिर भी किसी को लगता है कि धाम्य लिपि द्वारा संस्कृत लिखा जा सकता है, तो इस शब्द को धाम्य लिपि द्वारा लिखा जाए। जैसे संस्कृत, तो आप संस्कृत भी धाम्य लिपि में नहीं लिख सकते। श्री, लक्ष्मी, ओम, भवस्वः, त्र्यंबकम, पुष्टिवर्धनम, यज्ञ, ऋषि, शाम, आप इसको धाम्य लिपि में नहीं लिख सकते। ब्राह्मण समुदाय के तथाकथित विद्वान लेखक महोदय जब देवनागरी लिपि के बिना इतना छोटा सा नाम नहीं लिखा जा सकता, तो आप लोगों द्वारा प्रचारित श्रुत ग्रंथों के छंद श्लोक की वाणी कैसे बोली जाती होगी, आप लोग समझ सकते हैं। इस बात को
प्रचारित करके आप लोग कलम कसाई का काम कर रहे हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझ गए कि जो भाषा है वह धम्म लिपि पुरानी है। संस्कृत जो भाषा देवनागरी के बिना लिखी भी नहीं जा सकती है। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें, ज्वाइन बटन के माध्यम से चैनल को सपोर्ट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।